बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट, सो आज बेटे जो हमारा टॉपिक है, जैसे आपको पता है हम लोग पिछले काफ़ी सारे लेक्चर से डिस्कस कर रहे थे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइंस, और आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो स्टडी डिज़ाइन से ही रिलेटेड है। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में जो मेजर स्टडी डिज़ाइंस थे उनको काफ़ी डिटेल के साथ कवर किया, जिसके अंदर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, फिर हमारा जनाब केस कंट्रोल स्टडीज़, कोहॉर्ट स्टडीज़, फिर लास्ट जो हमने कवर किया दैट वाज रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। ठीक है, अब जिस तरह से किसी भी कोई भी प्रोसीजर होता है, कोई भी प्रोडक्ट होती है, उसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, या स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस जिसको कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइंस जितने भी हैं उन सब के भी अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स, अपने अपनी स्ट्रेंथ्स और उनकी लिमिटेशंस हैं। सो आज के हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो यही है कि हमारे जो स्टडी डिज़ाइंस हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और उनकी क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है जी। सो वन बाय वन हमने जिस तरह से स्टडी डिज़ाइंस कवर किए थे उसी तरह से वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे हर स्टडी डिज़ाइन के स्ट्रेंथ्स और उनके लिमिटेशंस। ठीक है, पेन और पेपर आप लोग अपने हाथ में रखो, क्योंकि ये चीज़ें आपके नोट्स में एज सच उस तरह से नहीं दी हुई जिस तरह से पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप जस्ट इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, बाकी मैं साथ साथ इलैबोरेट करता जाऊंगा। जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो फिर आप ऑब्वियसली मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो पेन पेपर आपके पास होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शनल स्टडीज से। जिस तरह से हमने स्टडी डिज़ाइंस को लेके चले थे उसी तरह से हम उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लेके चलेंगे। सबसे पहले हमने क्रॉस सेक्शनल कवर किया था, तो उसी तरतीब से उसी हिसाब से हम क्रॉस सेक्शनल के पहले एडवांटेजेस और फिर डिसएडवांटेजेस कवर करेंगे। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की, तो नंबर वन जो है इसका एडवांटेज दैट इज दीज आर चीप, यानी अफोर्डेबल कह सकते हैं, या कॉस्ट इफेक्टिव कह सकते हैं, इनएक्सपेंसिव कह सकते हैं, कोई भी हम इनका नाम दे सकते हैं। ये नहीं कहने का मतलब ये है कि इनको कंडक्ट करने के अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें नहीं चाहिए होते, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते। सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इज दैट दे आर cost effective. Number two is easy to do. Cross sectional studies are easy to do. Number three, useful for exploration. किस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए यूजफुल है? कि जी हमारा रिस्क फैक्टर और जो डिजीज है उसको एक्सप्लोर करने के लिए यूजफुल है। नंबर फोर, good for hypothesis generation, यानी हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है हमारे पास। हमारे ज़हन में बेटे लेट से ये आता है, आज से 50 साल पहले किसी के ज़हन में सबसे पहले आया होगा कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। तो कभी भी हम डायरेक्टली, जब कोई ऐसा हाइपोथेसिस हमारे माइंड में आता है, कभी भी हम डायरेक्टली उठ के उसके ऊपर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल या हम कोहॉर्ट स्टडीज नहीं करते। क्यों नहीं करते ऐसा? दो मेजर रीजन है। नंबर वन कि एक ख्याल में दिमाग में आया, अभी वो बहुत प्रीलिमिनरी थॉट है, उसके ऊपर मैं एक ऐसा स्टडी डिजाइन अप्लाई नहीं करूंगा जो बहुत ज्यादा, जिसके अंदर मेरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगेंगे और एट द एंड ऑफ द डे मैं भी श्योर ही नहीं हूँ कि जी वो ऑब्वियसली जो मैं सोच रहा हूँ वो वाकई ऐसा है या नहीं। नंबर टू, हम जब भी कोई हाइपोथेसिस जनरेट करना होता है तो जो आइडियल स्टडी डिजाइन है हमारे पास वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर, क्यों आइडियल मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम रिस्क फैक्टर एक्सपोजर, यानी एक्सपोजर और डिजीज को एट द सेम टाइम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमें ये अंदाजा हो जाता है कि ओके, अगर तो एक्सपोजर डिजीज से पहले हो रहा है तो इसका मतलब है ये एक्सपोजर और इस डिजीज के बीच में कोई लिंक है। यानी हमें ऐसा ये तो पता नहीं चलता क्रॉस सेक्शन में कि एक्सपोजर पहले हो रहा है या नहीं, बट हमें ये जरूर पता चल जाता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ एसोसिएशन। हमें कॉजैलिटी नहीं पता चलती, यानी हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं चलता कि
स्मोकिंग कॉज है लंग कैंसर का, लेकिन हमें ये जरूर पता चल जाता है कि स्मोकिंग और लंग कैंसर का कोई आपस में कनेक्शन, कोई एसोसिएशन जरूर है। उसको फिर हम फर्दर आगे लेके जा सकते हैं अगर वो एसोसिएशन हमें आ जाए। अगर नहीं आए तो फिर जरूरत ही नहीं है हमें कि हम एक्सपेंसिव स्टडी डिजाइन की तरफ मूव करें। ये अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज है ऑब्वियसली अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, कैन नॉट स्टडी टेम्पोरल सीक्वेंस। आपको याद होगा टेम्पोरल मैंने बताया था टाइम बेस्ड, यानी पहले एक्सपोजर हुआ फिर डिजीज हुई। तो भाई क्रॉस सेक्शनल में तो हम एक्सपोजर और डिजीज को एट द सेम टाइम स्टडी करते हैं। तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि जब हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम टाइम सीक्वेंस स्टडी नहीं कर सकते, टेम्पोरल सीक्वेंस स्टडी नहीं कर सकते। नंबर 2 जो इसका डिसएडवांटेज है दैट इज कैन नॉट स्टडी कॉजालिटी, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम टेम्पोरल सीक्वेंस डिटरमिन नहीं कर सकते, इसलिए हम ये पता नहीं लगा सकते कि इस रिस्क फैक्टर की वजह से ये डिजीज हो रही है। हम ये पता लगाते हैं कि इस रिस्क फैक्टर का और इस डिजीज का कोई एसोसिएशन है आपस में। हम ये नहीं कह सकते कि इस रिस्क फैक्टर की वजह से ये डिजीज होती है। वाई? क्योंकि टेम्पोरल सीक्वेंस हमें पता नहीं चलता। ठीक हो गया? अच्छा, आगे आ जाते हैं। सेकंड जनाब हमारा क्या होता था? केस कंट्रोल। ठीक है, केस कंट्रोल के हम एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। नंबर 1 कॉस्ट इफेक्टिव है। अगेन केस कंट्रोल भी चीप कह सकते हैं, अफोर्डेबल कह सकते हैं। नंबर 2 क्विक या इजी टू डू कह सकते हैं, क्विक या इजी टू डू। नंबर 3 वेल सूटेड फॉर रेयर डिजीजेस, वेल सूटेड फॉर रेयर डिजीजेस, वेल सूटेड फॉर रेयर डिजीजेस। यानी अगर हमने किसी रेयर डिजीज को स्टडी करना हो तो हमारे पास केस कंट्रोल स्टडी एक अच्छा स्टडी डिजाइन। सर ये किसके एडवांटेजेस हैं? जी जी बेटे क्या क्वेश्चन है? बेटे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा? और मुझे गलत समझ आई। अच्छा जी, तो मैं कह रहा था कि रेयर डिजीजेस को स्टडी करने के लिए ये एक अच्छा स्टडी डिजाइन है। रेयर डिजीजेस कौन सी होती हैं? रेयर डिजीजेस ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनकी प्रेवलेंस बहुत कम होती है, 1 in a million, 1 in a million। ठीक है, उनको हम कहते हैं रेयर डिजीजेस। नंबर नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है, बेटर फॉर डिजीजेस विद लॉन्ग लेटेंसी, बेटर फॉर डिजीजेस विद लॉन्ग लेटेंसी। लेटेंसी क्या होती है? वही टाइम पीरियड ना जिसके अंदर लेटेंट पीरियड, जिसके अंदर एक्सपोजर होने के बाद डिजीज डेवलप होने में जो टाइम लगता है उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? लेटेंसी पीरियड। एक्सपोजर होने के बाद डिजीज डेवलप होने तक जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं? लेटेंसी पीरियड। याद है आपको हमने लंग कैंसर के केस में कहा था कि लेटेंसी पीरियड कितना है? 10 ईयर्स है। तो अगर एक बंदा सिगरेट पीना शुरू करता है और अगर उसको स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होना है तो उसको कम से कम कितने साल चाहिए? 10 साल चाहिए। तो ये क्यों बेटर है ऐसी डिजीजेस के लिए जिनका लेटेंसी लॉन्ग है केस कंट्रोल? इसलिए एक कोहॉर्ट के अंदर जब हम ऐसी डिजीजेस को स्टडी करते हैं जिनका लेटेंसी पीरियड लॉन्ग होता है तो फिर हमें बहुत साल वेट करना पड़ता है कि भाई अच्छा एक्सपोजर हो गया, अब बहुत साल वेट करना पड़ेगा कि अब डिजीज हो। जैसे लंग कैंसर की ही एग्जांपल हमने ली थी कि अगर एक बच्चे ने, वो हमने एग्जांपल्स भी याद है, स्कूल का सर्वे हमने किया था और हम वहां पे बच्चों को एनरोल किया था, फिर बाय द टाइम बच्चे टीनेज में गए, उन्होंने
स्मोकिंग स्टार्ट की, फिर उसके बाद हमने कम से कम 10 साल वेट किया कि जिसको लंग कैंसर होना है उसको हो जाए। तो पता हमें ये चला कि जाहिर है हमने जब कोहॉर्ट स्टडी उसके ऊपर की तो हमें बहुत सालों तक वेट करना पड़ा। तो अगर हम वही केस कंट्रोल स्टडी कर लें तो वो बेटर है, क्योंकि उसमें वो जो इतने सालों का वेट करना है वो हमें नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर तो आपको पता है हम बैक एंड टाइम जाके लोगों से इंटरव्यूज करके मेडिकल हिस्ट्रीज लेके उनके पास में जाके पूछते हैं उनसे कि क्या उनके रिस्क फैक्टर्स थे। ठीक है, तो दैट इज अच्छा। नंबर नेक्स्ट एडवांटेज है कैन स्टडी मल्टीपल एक्सपोजर्स, कि एक वक्त में एक केस कंट्रोल हमने स्टडी की है तो अगर हम लेट से ये लंग कैंसर वाली कर रहे हैं, 50 पेशेंट हमने लंग कैंसर के ले लिए, 50 कंट्रोल ले लिए। अब उनसे हम सिर्फ जरूरी नहीं है कि मैं जस्ट स्मोकिंग और लंग कैंसर को स्टडी करूं। लंग कैंसर के रिलेटेड जितने रिस्क फैक्टर्स हैं, एयर पोल्यूशन है या कंजेशन है या अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी जितने रिस्क फैक्टर्स हैं वो सबको मैं स्टडी कर सकता हूँ। भाई इंटरव्यूज और मेडिकल हिस्ट्री लेनी है ना, तो जिस जिस चीज की मेडिकल हिस्ट्री मिल जाएगी, जो जो क्वेश्चन इंटरव्यू में डाल दूंगा उनका मुझे डेटा मिल जाएगा। तो दैट मीन्स वी कैन स्टडी मल्टीपल एक्सपोजर्स केस कंट्रोल के। फिर नेक्स्ट है नंबर नेक्स्ट एडवांटेज है रिक्वायर्स फ्यूवर सब्जेक्ट्स एट एंट्री। रिक्वायर्स फ्यूवर सब्जेक्ट्स एट एंट्री। फ्यूवर का मतलब है कम ना, मतलब अगर 100 लोग भी हैं, 100 केसेस भी हैं, 50 केसेस भी हैं, तो आप अपनी केस कंट्रोल स्टडी स्टार्ट कर सकते। उतने ही आपने कंट्रोल ले लिए, या आपको याद है हमने कहा था 1:2 में भी कंट्रोल ले सकते हैं, 1:3 या मैक्सिमम भी अगर बहुत भी आपने लेना तो 1:4, उसके ऊपर आपको जाने की जरूरत। अच्छा जी, खैर नंबर नेक्स्ट एडवांटेज क्या है केस कंट्रोल का? फ्यू एथिकल प्रॉब्लम्स। फ्यू एथिकल प्रॉब्लम्स यानी जो एथिकल इश्यूज होते हैं, कल देखा था ना हमने आरसीटीज में कितने सारे हम एथिकल इश्यूज डिस्कस किए थे। आरसीटीज करते हुए बंदा लिटरली आधा एनर्जी तो वेस्ट हो जाती है एथिकल इश्यूज को कंसिडर करते हुए। ठीक है, तो एज अपोज्ड टू आरसीटीज केस कंट्रोल में एथिकल इश्यूज कम होते हैं। तो ये सारे एडवांटेज है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम केस कंट्रोल स्टडी के डिसएडवांटेजेस की। पहला जो डिसएडवांटेज है, कैन नॉट मेजर डिजीज रिस्क। कैन नॉट मेजर डिजीज रिस्क। मुझे कोई बताएगा क्लास में से वॉलंटरली डिजीज रिस्क किस स्टडी डिजाइन में हम मेजर कर सकते हैं? हमने केस कंट्रोल स्टडी का पहला डिसएडवांटेज ये पढ़ा, कैन नॉट मेजर डिजीज रिस्क। कोई मुझे बताएगा डिजीज रिस्क अगर मैंने मेजर करना है तो कौन सा स्टडी डिजाइन हम यूज करें तो हमें डिजीज रिस्क मिल जाएगा? जी जब हम इंसिडेंस स्टडी करते हैं किसी डिजीज की, तो वो कहाँ करते हैं, किस स्टडी डिजाइन में करते हैं? जी बेटे, किस स्टडी डिजाइन में इंसिडेंस करते हैं स्टडी? सर ऑब्जर्वेशनल कोहॉर्ट स्टडी। ऑब्जर्वेशनल में हाँ कोहॉर्ट। ऑब्जर्वेशनल में कौन सा? कोहॉर्ट, दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक है फातिमा ने जैसे बताया। ऑब्जर्वेशनल तो बेटे बहुत सारी है ना, ऑब्जर्वेशनल में कौन सी? दैट इज द कोहॉर्ट। यस सर, जी सर मैं फातिमा के साथ एग्री कर रही थी, थैंक यू। कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है। तो इंसिडेंस हमने अगर मेजर करनी हो तो हमने कौन सा स्टडी डिजाइन अप्लाई करना है? कोहॉर्ट स्टडी। अच्छा, अगर हमें प्रेवलेंस स्टडी करनी होती है तो हम कौन सा स्टडी डिजाइन अप्लाई करते हैं? कौन बताएगा? अगर हमने प्रेवलेंस स्टडी करनी हो, प्रेवलेंस डिटरमिन करनी हो, तो हम कौन सा स्टडी डिजाइन अप्लाई करते हैं? क्रॉस सेक्शनल। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सो अगर हम प्रेवलेंस की बात करें
वो हमें चाहिए हो तो हम क्रॉस सेक्शनल करते हैं, अगर हमें इंसिडेंस चाहिए हो तो हम फिर कोहॉर्ट करते हैं। केस कंट्रोल के अंदर हमें इन दोनों में से कोई चीज मेजर हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही हमने पहला डिसएडवांटेज डिस्कस किया कि वी कैन नॉट मेजर डिजीज रिस्क। नंबर 2 जो डिसएडवांटेज है दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस, बायस मैंने कल भी आपको टर्म बेटा एक्सप्लेन की थी, BIAS बायस, यानी जब हम किसी चीज की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, ज्यादा प्रेजुडिस्ड होते हैं ज्यादा, ठीक है, किसी चीज को फेवर कर रहे होते हैं। तो भाई केस कंट्रोल स्टडी में सिलेक्शन बायस कैसे आ सकते हैं? जब हम बेटे केसेस सिलेक्ट करते हैं ना, और जब हम कंट्रोल सिलेक्ट करते हैं उसके अगेंस्ट, खास तौर पे कंट्रोल सिलेक्ट करते हुए, तो वहां पे अक्सर केस कंट्रोल स्टडी में सिलेक्शन बायस आ जाता है। कैसे आ जाता है? लेट से मैंने जी किसी डिजीज के 50 पेशेंट्स लेने हैं हॉस्पिटल से। अब ऑब्वियसली पेशेंट्स लेने तो मैं हॉस्पिटल ही जाऊंगा ना, बेस्ट प्लेस तो मेरे पास यही है कि मैं जनाब मैं चला जाऊं हॉस्पिटल, जाहिर डिजीज की मुझे बात। तो जब उसके अगेंस्ट मैंने कंट्रोल सिलेक्ट करने हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जी 50 लोग मैंने केसेस, मैंने लंग कैंसर के 50 पेशेंट ले लिए, अब उनके अगेंस्ट कंट्रोल ही लेना है ना, तो कंट्रोल में क्यों ना अपने मोहल्ले वालों को ले लूं, अपनी स्ट्रीट के लोग को ले लूं, अपने रिश्तेदारों को ले लूं, अपने दोस्तों को ले लूं, अपने कोलीग्स को ले लूं। वाई? क्योंकि भाई उनको उनके साथ डील करना आसान है, वो मेरी जान पहचान के लोग हैं, वो आसानी से मुझे डेटा दे देंगे, वो उनको जब मैं कहूँगा वो आके मुझे अपनी हिस्ट्री दे देंगे XYZ, उनके साथ मेरा इक्वेशन है, उनके साथ मेरी एक केमिस्ट्री है, उनको मुझे शायद केसेस को मुझे पैसे देने पड़ेंगे, उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो तो मेरे अपने जान पहचान के लोग। गेटिंग माय पॉइंट? तो कंट्रोल सिलेक्ट करते हुए मैं अपनी कन्वीनियंस ढूंढूंगा, ज्यादातर केसेस में ऐसे हो, तो इसकी वजह से एक सिलेक्शन बायस आ सकता है। आइडियली क्या होना चाहिए, आपको याद है मैंने बड़ी क्लियरली आपको चीज समझाई थी कि द ओनली डिफरेंस, मैं अंग्रेजी में बोलता भी होता था, द ओनली डिफरेंस बिटवीन केसेस एंड कंट्रोल्स इज दैट cases have the disease of interest while controls do not have the disease of interest. सादा अल्फाज में उर्दू में जो फर्क केसेस और कंट्रोल्स में होना चाहिए वो सिर्फ ये होना चाहिए कि केसेस वो वाले लोग हैं जिनको डिजीज है, और कंट्रोल वो वाले लोग हैं जिनको डिजीज नहीं है, बाकी उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैक्सिमम मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तभी होगा जब मैं अनबायस्ड होकर सिलेक्शन करूंगा। अगर मैं बायस्ड होकर सिलेक्शन करूंगा तो फिर मैं कहूंगा अच्छा नहीं भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते तो कोई बात नहीं, चलो ये मेरी कन्वीनियंस के लोग हैं, इनको सिलेक्ट करें, ठीक है। ये डिसएडवांटेज। थर्ड है बेटे, ये हमने क्या डिस्कस किया, सिलेक्शन बायस। थर्ड है रिकॉल बायस। थर्ड डिसएडवांटेज केस कंट्रोल स्टडीज का, उसको हम कहते हैं रिकॉल बायस। रिकॉल करना क्या होता है? याद करना। कुछ पेपर में बैठ के जब आपको कुछ याद नहीं आ रहा होता तो आप क्या करते हो, रिकॉल करते हो, अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने की कोशिश करते हो कि अच्छा वो फलाने दिन जब सर ने पीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी तो सर ने क्या कहा था फलानी चीज के बारे में। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको हम कहते हैं रिकॉल करना, ठीक है। तो अब केस कंट्रोल स्टडी मेनली किस पे डिपेंडेंट है? हमारी मेमोरी के ऊपर। हम पेशेंट से जाके ही पूछते हैं ना, अच्छा जी मुझे बताएं लंग कैंसर का पेशेंट, अच्छा जी मुझे बताएं आपने जिंदगी में पहली बार सिगरेट कब पिया? अब कोई उसने डेट नोट करके तो नहीं रखी होती ना, वो अंदाजे से ही बताएगा यार मे बी मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, या पता नहीं मैंने मैट्रिक के पेपर दिए थे, या मे बी शायद मैंने मैट्रिक में ही स्टार्ट कर दिया था। 10 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात, या 2 साल पुरानी बात भी हमारे लिए एग्जैक्टली उसको रिकॉल करना पॉसिबल जाहिर नहीं होता, ठीक है। या इसी तरह से अगर आप पूछो कि आपने जब स्मोकिंग स्टार्ट की तो आप दिन में कितने सिगरेट्स पीते थे, अब वो जाहिर है थोड़ा सा गेस वर्क ही करेगा कि मैं शायद पता नहीं 2 सिगरेट उस वक्त रोज पीता था, या मे बी एक से ही स्टार्ट किया था, या शायद इससे ज्यादा में पीता था, सुनो। तो इसको हम कहते हैं रिकॉल बायस। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि केस कंट्रोल से जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करें वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट, क्योंकि वो पेशेंट्स की या कंट्रोल्स की भी मेमोरी पे डिपेंडेंट, ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट जो है वो है अनसूटेबल फॉर रेयर एक्सपोजर्स।
नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है केस कंट्रोल का, दैट इज अनसूटेबल फॉर रेयर एक्सपोजर्स। ये ऐसी डिजीजेस के लिए सूटेबल नहीं है जिनके एक्सपोजर बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, क्यों? इसलिए कि ऐसी डिजीजेस के लोगों को ढूंढते ढूंढते ही मुझे सालों लग जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। कॉन्गो वायरस अगर हम बात करें, आपको पता है ना कॉन्गो वायरस, या चलो इबोला की बात कर लेते। इबोला वायरस भी 2013-14 में पेंडेमिक बना था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज तक, हमारे लिए फॉर्चुनेटली अफ्रीकन कंट्रीज तक ही वो रहा था। कुछ 12-13 कंट्रीज को अफेक्ट किया था। और इबोला की भी, ये हम कोरोना में तो जो डेथ रेट है 3 to 4% है ना, इबोला में बेटा डेथ रेट 90% से ज्यादा था। दैट वाज वे मोर डेंजरस इन दैट एस्पेक्ट कंपेयर टू कोरोना। तो इबोला के अंदर अगर मैं बात करूं आज 2020 में पाकिस्तान में, मैंने जी इबोला के ऊपर स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी करनी, तो मेरे लिए पॉसिबल होगा? इट वुड ऑलमोस्ट बी इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इबोला का मुझे केस ही नहीं मिलना पाकिस्तान में। जब केस ही नहीं मिलेगा, केस कंट्रोल स्टडी तो आपको पता है स्टार्ट ही केसेस से होती है और कंट्रोल से होती है। तो केस मिलेंगे तो मैं आगे काम चलाऊंगा ना, उनसे फिर पास में जाके हिस्ट्री पूछूंगा XYZ। तो जब 50 लेट से मैं बहुत छोटे लेवल पे भी स्टडी करनी है, 50 पेशेंट मुझे इबोला के चाहिए, तो पाकिस्तान में मुझे आज 50 पेशेंट इबोला के मिलने ही नहीं है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ये है जनाब केस कंट्रोल के डिसएडवांटेज। अच्छा, थर्ड क्या था? कोहॉर्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट एडवांटेज ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया कि वी कैन कैलकुलेट इंसिडेंस। और इंसिडेंस क्या होती है? मेजर ऑफ रिस्क, आपको पता ही है। तो ये पहला एडवांटेज हो गया कि हॉट स्टडीज का वी कैन कैलकुलेट इंसिडेंस। नंबर 2, क्लियरली डिफाइंड टेम्पोरल सीक्वेंस। क्लियरली डिफाइंड टेम्पोरल सीक्वेंस। क्लियरली डिफाइंड टेम्पोरल सीक्वेंस। ठीक है जी। इंसिडेंस के अंदर, ये सॉरी कोहॉर्ट स्टडीज के अंदर हमारा जो टेम्पोरल सीक्वेंस है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होता है। क्यों? कैसे क्लियरली डिफाइंड होता है? कोहॉर्ट स्टडी हम किससे स्टार्ट करते हैं? एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड से, और वेट करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। तो हम 110% श्योर होते हैं कि पहले एक्सपोजर हुआ फिर डिजीज हुई। ठीक है, तो टेम्पोरल सीक्वेंस। नंबर नेक्स्ट एडवांटेज है वेल सूटेड फॉर स्टडी ऑफ रेयर एक्सपोजर्स। वेल सूटेड फॉर स्टडी ऑफ रेयर एक्सपोजर्स। ठीक है, ऐसी डिजीजेस जिनका एक्सपोजर रेयर होता है, जैसे अभी हमने इबोला की बात की थी, तो उनके लिए कोहॉर्ट स्टडी करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। क्यों? इबोला के पेशेंट नहीं मिलेंगे मुझे, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं, लेकिन जिस चीज की वजह से, जिस वायरस की वजह से इबोला होता है, वो वायरस में भी बहुत लोग उससे एक्सपोज हुए हैं। ठीक है, यानी इबोला वायरस से एक्सपोज जो लोग हुए हैं उनको ढूंढना आसान है रिलेटिवली। वो जो डिजीज है, वो पेशेंट्स, वो मुझे सच नहीं मिलेंगे शायद। ठीक है, अच्छा,
नंबर नेक्स्ट जो एडवांटेज है, वी कैन स्टडी मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर. वी कैन स्टडी मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर. यानी लेट से स्मोकिंग और लंग कैंसर में स्टडी कर रहा था कोहॉर्ट डिजाइन में, तो अब स्मोकर्स मैंने लिए, उनका वेट किया, और नॉन स्मोकर्स लिए, दोनों ग्रुप्स का वेट किया, किसको हुआ लंग कैंसर, किसको नहीं हुआ. लंग कैंसर के साथ साथ अब उनका लंग कैंसर पे तो जाहिर है मेरा मेन फोकस है, लेकिन अगर उस स्मोकिंग की वजह से कोई और इफेक्ट्स होते हैं उनको, तो वो भी तो मैं स्टडी कर सकता हूँ ना उसके साथ साथ. मिसाल के तौर पे लंग कैंसर होने से पहले, 1 साल पहले कुछ लोगों को, स्मोकर्स को हो जाता है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो वो भी तो मैं स्टडी कर सकता हूँ ना सर, तो बेनिफिट है. फिर एक और बेनिफिट है कि जी सिलेक्शन बायस इज मिनिमम. एक और एडवांटेज है, सिलेक्शन बायस इज मिनिमम. ठीक है, क्योंकि हमने एक्सपोजर की बेसिस पे सिलेक्ट करने हैं ना, तो मैं उन्हीं को सिलेक्ट करूंगा जो एक्सपोज्ड हैं, और उनके अगेंस्ट उन्हीं को लूंगा जो अनएक्सपोज्ड हैं. केस कंट्रोल में तो डिजीज की बेसिस पे सिलेक्ट करना था ना, तो वहां पे मेरा कुछ ना कुछ बायस आ रहा था. और नंबर नेक्स्ट आप कह सकते हो कि नो चांस ऑफ रिकॉल बायस, क्योंकि वो हॉट स्टडी तो रिकॉल के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो रिकॉल बायस कहाँ से आएगा. ठीक है, अच्छा आपको हॉट के डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं. नंबर 1, नॉट गुड फॉर डिजीजेस विद लॉन्ग लेटेंसी. नॉट गुड फॉर डिजीजेस, नॉट गुड फॉर डिजीजेस विद लॉन्ग लेटेंसी. आपको पता है ये चीज बेटे, मैं बहुत बार ये पॉइंट आज भी समझा दिया, पहले भी समझाया है कि अगर डिजीज डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, तो फिर कोहॉर्ट कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें सालों तक तो यही वेट करना पड़ता है कि एक्सपोजर हुआ, अब वही डिजीज डेवलप हो. ठीक है. नंबर नेक्स्ट, एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव. बल्कि वो याद है हमने फ्लेमिंगम हार्ट स्टडी पढ़ी थी, कितना बड़ा सैंपल साइज था, कितने सालों तक वो चली थी, कितनी बार उसके अंदर वो टेस्टिंग और सारी चीजें होती थी. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. नंबर नेक्स्ट डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग. अच्छा, ये जो एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग वाले डिसएडवांटेजेस है ना, ये बेटे दोनों जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बेसिकली हैं प्रोस्पेक्टिव टाइप के. याद है ना, कोहॉर्ट की 2 टाइप्स हैं, एक प्रोस्पेक्टिव एक रेट्रोस्पेक्टिव. ये प्रोस्पेक्टिव के डिसएडवांटेज. रेट्रोस्पेक्टिव का डिसएडवांटेज ऑब्वियसली क्या होगा, किस पे डिपेंड करती थी रेट्रोस्पेक्टिव. हम स्कूल में गए थे तो हमें इत्तेफाक से पुराने रिकॉर्ड्स मिल गए थे. याद है मैंने बताया था कि भाई वो पुराने रिकॉर्ड्स हर बार नहीं हमें मिलते. तो रेट्रोस्पेक्टिव का डिसएडवांटेज ये है कि इट रिक्वायर्स अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिकॉर्ड्स. इट रिक्वायर्स अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिकॉर्ड्स. फिर एक और डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो कि जी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. बहुत बड़ी टीम चाहिए, बहुत ज्यादा लोग चाहिए कोहॉर्ट करने के लिए. फिर एक और डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो कि रिक्वायर्स लॉस टू फॉलो अप. याद है ना, वो लोग कुछ की डेथ हो गई किसी और वजह से, कुछ माइग्रेट कर गए, कुछ ने कंट्री छोड़ दिया, कुछ ने कहा कि जी हम स्टडी से ही विड्रॉ करते हैं, हमें फर्दर नहीं पार्टिसिपेट करना. वो सारे हमने उस वक्त भी डिस्कस किए थे. तो ये काफी सारे क्या हैं डिसएडवांटेजेस हैं किसके, कोहॉर्ट के. अब आखिरी आ जाते हैं RCTs पे, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स पे. एडवांटेजेस की अगर बात करें तो जो मेजर इसकी जो अल्टीमेट बेनिफिट कह लो या एडवांटेज या आप कह लो, वो क्या है कि इट कैन स्टडी कॉजालिटी. इट कैन स्टडी कॉजालिटी. यानी कॉजालिटी क्या होती है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. आपको बेटा पता है ना कि RCTs वो
वाहिद स्टडी डिजाइन है जिनके अंदर हम इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है। तो वो इंटरवेंशन हमें वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करने के अंदर हेल्प करती है। बाकी चाहे कोहॉर्ट हो, चाहे केस कंट्रोल हो, चाहे क्रॉस सेक्शनल हो, हम वहां पे एसोसिएशन तो जरूर पता लगा सकते हैं कि देयर इज सम लिंक। कॉजेलिटी हम नहीं कह सकते कि दिस कॉजेज दिस रिस्क फैक्टर कॉजेज दिस डिजीज, ये नहीं कह सकते। ये हम सिर्फ तब कह सकते हैं जब हम आरसीटी करें, तो ये इसका अल्टीमेट एडवांटेज। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो अब वो ये हो सकते हैं कि एथिकल इश्यूज बहुत सारे हैं। एथिकल इश्यूज नंबर 2, हाँ ये भी बड़ा प्रैक्टिकल है जो सेकंड है कि जनरली डन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, जनरली डन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ये कैसे डिसएडवांटेज हुआ कि भाई आरसीटी जब हम करते हैं तो हम कंट्रोल्ड कंडीशंस में करते हैं ना। हमने पेशेंट्स को बताया हुआ है कि ये मेडिसिन आपने रोजाना इतने टाइम लेनी है, ये फूड आपने रोजाना इतने टाइम लेना है इतने महीने तक, ये फलाना सप्लीमेंट आपने रोजाना इतने टाइम इतने महीने तक लेना है। और वो फूड, वो मेडिसिन, वो सप्लीमेंट एज अ रिसर्चर हम उन्हें प्रोवाइड करें, ठीक है, जाहिर है रिसर्च हमारी है, तो कंट्रोल्ड कंडीशन है ना, हम खुद से मैनिपुलेट करें कंडीशंस को, खुद से कंट्रोल करें। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में क्या चीजें 100% ऐसी ही होती हैं? नॉट। रियल लाइफ में तो चीजें कंट्रोल्ड नहीं होती ना, उस तरह से तो नहीं होती भैया। जब हम नॉर्मल भी बीमार होते हैं, हमें अगर 5 दिन का प्रेस्क्रिप्शन मिला है तो समटाइम्स होता है ना हम एक टाइम का प्रेस्क्रिप्शन लेना भूल जाते हैं। तो रियल लाइफ में तो ऐसे ही होता है, अनकंट्रोल्ड चीजें होती हैं। ये इसके 2 मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है जी, ये था बेटे, क्या था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस स्टडी डिजाइन्स। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी इंशाल्लाह ताला क्लास होगी ना, उसके अंदर हमने मंडे को करना है केस स्टडीज, इन्हीं स्टडी डिजाइन से रिलेटेड। और आपको शायद याद हो हमने 1-2 टर्म्स यूज की थी, ऑड्स रेशो केस कंट्रोल करते हुए, फिर रिलेटिव रिस्क हमने यूज की थी टर्म कोहॉर्ट करते हुए। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि असल तो बेनिफिट आपको तभी है ना जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये डेटा आपके पास आ गया, ये 2x2 टेबल बन गया। अब आगे उससे इंटरप्रेट कैसे करना है, आपको एक सिनेरियो दे दिया जाए, आपको डेटा दे दिया जाए, आपसे कहें जी ये हमारे पास रिजल्ट है, रिसर्च करके आप बताएं स्मोकिंग से लंग कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से डायबिटीज हो रही है कि नहीं हो रही, सॉल्ट से हाइपरटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो आप न्यूमेरिकली फिगर्स में एग्जैक्टली आप उसको इंटरप्रेट करके बता सकते हैं, ठीक है। आरसीटी में फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज भी तो ज्यादा चाहिए होते हैं। हाँ ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होते। फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहरहाल ज्यादा चाहिए होते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो ये डिसएडवांटेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे भले चाहिए होते आरसीटीज के अंदर, ठीक है। तो बेटा मंडे की क्लास बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने मिस नहीं करनी। आज हम इतना ही करेंगे डिस्कस, दैट्स इट, हमारा यहीं तक था टॉपिक। मैं जानबूझ के केस स्टडीज आज स्टार्ट नहीं करा रहा क्योंकि वो फिर हम एक फ्लो में इंशाल्लाह दोनों लेक्चर्स हम जो मंडे को करेंगे उसमें एक फ्लो के अंदर हम उनको मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग भी करनी है, उसमें कुछ चीज़ें आपको मैथमेटिकली भी थोड़ा सा कुछ आपने कैलकुलेशन हल्की फुल्की सी करनी, ठीक है जी। सो दैट्स इट। अगर आपका बेटे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछो। चल, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। तो हम लोग फिर इंशाल्लाह ताला बेटे मंडे को करते हैं डिस्कस अपनी केस स्टडीज।
और जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है मंडे की क्लास में। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मंडे को मिलते हैं। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।